वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आपने प्रीवियस पेपर्स की सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपने पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। जो भी आपके फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की यूनिट्स को स्टडी करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट 1 दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट टॉपिक है 1.1 दैट इज़ डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर और स्पेशल एजुकेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज बाउंड्री लाइंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ क्रिटिकल। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर एक जो डिफरेंस लाइन होती है उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो नॉलेज होती है ये टीचर को इनेबल करती है कि वो एनालाइज कर सके कि कोई एजुकेशनल बैरियर जो निकल कर आ रहा है फ्रॉम अ परमानेंट फिजिकल लिमिटेशन और अ कॉग्निटिव या बिहेवियरल प्रोसेसिंग वेरिएशन। इससे हमें ये पता लग जाता है कि क्या कोई ऐसा एजुकेशनल बैरियर है जो निकल कर आता है, किस वजह से, कोई फिजिकल लिमिटेशन की वजह से या फिर कॉग्निटिव या बिहेवियरल प्रोसेसिंग वेरिएशन की वजह से। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव जिसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, फिजिकल जिसे हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर अकर करते हैं। इन चेंजेस को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं यूजिंग मेट्रिक टूल्स। की इंडिकेटर्स क्या होते हैं ग्रोथ के, कि हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं पर्सन की बॉडी वेट के अंदर, हाइट के अंदर, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के अंदर, मसल्स की सरकमफ्रेंस के अंदर, बोन डेंसिटी के अंदर और एनाटॉमिकल मास ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ये इंडिकेटर्स होते हैं कि एक पर्सन की बॉडी में ग्रोथ हो रही है। नेचर क्या होता है ग्रोथ का? ग्रोथ जो है ये बायोलॉजिकल है नेचर के अंदर और स्ट्रक्चरल है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। टाइम लाइन लिमिट्स, जो ग्रोथ है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फिजिकल ग्रोथ जो है पीक्स नेचुरली आफ्टर एडोलेसेंस। जैसे ही एडोलेसेंस में एंटर करते हैं बच्चे, उनकी जो ग्रोथ है वो पीक पर हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है परमानेंटली जब वो बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, यानी जब वो 18 से 20 ईयर्स के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज़ फार ब्रॉडर और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसकी बहुत से पहलू हैं डेवलपमेंट के। ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव क्वालिटेटिव, जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फंक्शनल चेंजेस जो कि एक इंडिविजुअल को मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है और एडेप्टिव फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। तो ये होता है डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ग्रोथ थी क्वालिटेटिव और ग्रोथ था क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव। जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज लिमिट तक होती है, जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद की इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि डेवलपमेंट हो रही है। इंक्रीमेंटल फ्लुएंसी इन लैंग्वेज एग्जीक्यूशन, हम लैंग्वेज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उसके अंदर फ्लुएंसी से बोल पा रहे हैं। मेच्योरिटी इन इमोशनल कंट्रोल, हमारे जो इमोशंस हैं उनके ऊपर हम मेच्योरिटी से कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमें पता है कि कैसे हमें हमारे इमोशंस पर काबू रखना है। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव लॉजिक, जो कॉग्निटिवली हमें लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है, हम वो लॉजिक्स भी लगा पाते हैं। बिहेवियरल एडेप्टेबिलिटीज़ अंडर वेरिंग सोशियो कल्चरल स्ट्रेसेस, बहुत बार सोसाइटी के अंदर जब हम रहते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, तो उन प्रॉब्लम्स के चलते हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जो डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव होता है, फंक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल होता है और बिहेवियरल होता है। टाइमलाइन लिमिट्स होती हैं या नहीं, ये देखते हैं। इट इज़ एन अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जो कि बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। हम कह सकते हैं कंसेप्शन से लेके डेथ तक चलता है या वोम से लेके टर्म तक चलता है। फंक्शनल एंड मेंटल एडेप्टेशन के जो पैटर्न्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इवन आफ्टर फिजिकल स्ट्रक्चर स्टॉप इंक्रीजिंग। हमारी बॉडी की जो हाइट वेट है वो एक टाइम के बाद रुक जाते हैं, हाइट ग्रो करना रुक जाती है, बट जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस है, मेच्योरिटी है, इमोशंस हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट होना कभी नहीं रुकता। तो दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये हमने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक डिस्टिंक्शन टेबल, डिफरेंसेस क्या होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर।
सबसे पहले आता है टाइप ऑफ चेंज के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब फिजिकल चेंज देखने को मिलता है हमें साइज़ में, वेट में, बॉडी लेआउट के अंदर। और डेवलपमेंट कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिससे हमारी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है, मेच्योरिटी है, बिहेवियर है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो ग्रोथ को हम ईजिली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, टेप से, स्केल से, कैलिपर से। जबकि जो डेवलपमेंट है इसे हम डेवलपमेंटल स्केल्स से चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेस कर सकते हैं, या जो साइकोमेट्रिक प्रोफाइल्स होती हैं उनके थ्रू असेस कर सकते हैं। अब आता है स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट। जो ग्रोथ का स्कोप है वो कैसा है, नैरो है, एक स्मॉलर फिजिकल सबसेट विद इन अ लार्जर डेवलपमेंटल आर्क। मतलब डेवलपमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है ग्रोथ का। तो ग्रोथ क्या है, एक सबसेट है डेवलपमेंट का। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका पूरा डेवलपमेंट, तो इसके अंदर ग्रोथ यहाँ पर कहीं लाई करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्कोप या कॉन्टेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑल इंक्लूसिव है एंड मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ह्यूमन के वेरियस डोमेन्स आ जाते हैं। अगर हम लाइफ स्पैन कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ग्रोथ है वो एक टाइम बाउंड टाइम तक चलती है और ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है जब हम एक फिजिकल मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग चलती है, जब से कंसेप्शन होता है बेबी का टिल द डेथ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं 1.2, दैट इज़ क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम ये वाले फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्टेबल लॉज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कोर प्रिंसिपल्स पर आते हैं सीधा। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि कहता है कि डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है। इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आता कभी भी। जैसे इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट नेवर शिफ्ट इन सडन जंप्स, एकदम से कभी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती, ग्रेजुअली होती है बट लाइफ लॉन्ग चलती है। इंक्रीमेंटल बेस पर देखने को मिलती है, डेली प्रोसेस है वेयर प्रीवियस स्टेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द बेड रॉक फॉर एमर्जिंग स्किल्स। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल पैटर्न्स क्या है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस के अंदर अनफोल्ड होती है। द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन मैच्योरेशन इज इनवेरिएंट एंड क्रॉस कल्चरल। इट इज़ एंकर्ड बाय टू फंडामेंटल एनाटॉमिकल ट्रेंड्स। जो सीक्वेंशियल पैटर्न का प्रिंसिपल है ये हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डल ट्रेंड और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, सर से लेके पैर तक जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि सेंटर से डेवलपमेंट जाएगी पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी मतलब आजू बाजू अगल बगल, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल क्या है, डेवलपमेंट रिपल्स फ्रॉम हेड डाउन टू द टोज। अ बेबी सबसे पहले किस पर मास्टर करता है, आई ट्रैकिंग पर, आंखों को कैसे डायरेक्शन में देखना है, इन सब पर पहले काबू करता है। फिर अपनी नेक को स्टेबिलिटी में लेकर आता है ताकि वो कंट्रोल रख सके हाउ टू सिट, और अपनी लेग को कैसे मूव करना है, उसे कैसे अपनी लेग्स पर खड़े होना है। तो हेड से चालू होता है और नीचे टोज तक आता है, तो इसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो हमें सेंटर से आउटवर्ड्स देखने को मिलती है। एक्सपैंड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल कोर एक्सिस टू आउटर एक्सट्रीमिटीज़। जैसे कि एक बच्चा पहले कंट्रोल करना सीखता है अपने शोल्डर्स पर, आर्म जॉइंट्स पर, और उसके बाद उसका जो कंट्रोल है वो उसकी फिंगर ग्रिप्स तक डेवलप होता है। उसके बाद एक और प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका पैटर्न फिक्स है कि किस वे में डेवलपमेंट होगा, बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इस प्रिंसिपल का ये मतलब है ऑल्दो जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री है या सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल रहता है across the humans, the exact pace और speed is unique to each individual child। हर एक का पेस या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। नेचुरल वेरिएशंस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंडिकेट डेवलपमेंटल डिलेज, और अगर कुछ नेचुरली वेरिएशंस आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे डेवलपमेंटल डिले है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स।
सबसे पहले बच्चा जनरल रिस्पॉन्सेज देता है और उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देना चालू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को, छोटे बेबी को कोई ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए दो तो वो अपना पूरा हाथ का इस्तेमाल करता है, उसे पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक पेंसिल ही पकड़ा रहे हो, पूरे हाथ का यूज़ करेगा और धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसे अपनी सिर्फ फिंगर टिप से पकड़ना चालू करेगा। तो जो डेवलपमेंट है ये जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। इनिशियल बिहेवियर रिएक्शंस जो है वो जनरलाइज्ड होते हैं और उनके अंदर उनकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। लेटर ऑन वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्शंस को परफॉर्म करने में। फॉर इंस्टेंस, एन इन्फेंट फ्लेल्स देयर आर्म्स वाइडली टू रीच एन ऑब्जेक्ट बिफोर लर्निंग टू ग्रास्प इट यूजिंग अ फाइन पेंसर ग्रिप। वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक डोमेन में नहीं होती, अकेले आइसोलेशन में नहीं होती, वो इंटरडिपेंडेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें पता है कि अगर हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है तो उसके साथ साथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, हमारे वोकल कोड्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, जिससे मैच्योरिटी आ रही है हमारे अंदर। तो सारी डेवलपमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं। स्पेशल एजुकेशन इंसाइट क्या है? इफ़ एन इन्फेंट प्रेजेंट्स with a significant language expression delay language domain, they will struggle to participate in recreational peer interaction। हाँ, जैसे इसके अंदर एक इंटरडिपेंडेंस का एग्जांपल ये दे रखा है कि अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज डोमेन में प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोमेटिकली पीयर रिलेशंस को मेंटेन करने में स्ट्रगल करेगा, जो कि उसकी सोशल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। और अगर वो इंटरेक्शन ढंग से नहीं कर पाएगा, फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा, तो वो इमोशनली आइसोलेटेड फील करेगा, जिससे उसकी इमोशनल डोमेन अफेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। सबसे पहले आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब इंट्रिंसिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे अंदर से बर्थ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक ब्लूप्रिंट। अब जो डीएनए प्रोफाइल होती है वो फिक्स कर देती है किसी की क्या फिजिकल थ्रेशोल्ड रहेंगे, उसके क्या टेम्परामेंटल बेसलाइंस रहेंगी, क्या ससेप्टेबिलिटीज़ रहेंगी टू स्पेसिफिक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। तो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो है ये भी अफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट को। उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन फंक्शन, बैलेंस्ड रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड न्यूरल केमिकल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का वर्क होता है, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, बैलेंस में है या इम्बैलेंस में, वो भी अफेक्ट करता है हमारी डेवलपमेंट को। फिर आता है इनेट इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं आईक्यू, अंडरलाइंग कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैपेसिटी यूज टू नेविगेट डेली चैलेंजेस। अब हमारी खुद की माइंड की भी कॉग्निटिव एक कैपेसिटी होती है प्रोसेस करने की इन्फॉर्मेशन को, जो कि ये डिसाइड करती है कि हम डेली लाइफ में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं। सबसे पहले प्री नेटल केयर, जिसके अंदर क्या होता है, बर्थ से पहले जो केयर न्यूट्रिशन मिला है मदर को और बेबी को थ्रू मदर। इसमें आता है मैटरनल न्यूट्रिशन एंड अवॉइडेंस ऑफ टेराटोजेंस, जैसे कि टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट। हो सकता है कि आफ्टर बर्थ बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन ना मिला हो, पीडियाट्रिक अच्छी केयर ना मिली हो, सिक्योरिटी ना हो हाउस होल्ड डायनेमिक्स के अंदर, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पुअर हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर हमने देखे इंटरनल फैक्टर्स, जेनेटिक ब्लूप्रिंट, एंडोक्राइन फंक्शन, इनेट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल प्रीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल एनवायरनमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा टॉपिक 1.3, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। तो ये डिबेट चलती आ रही है। ये जो नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है ये एनालाइज करती है वेदर जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ हैं और उसकी जो पर्सनालिटी प्रोफाइल्स हैं वो डिक्टेट होती हैं प्राइमरीली बाय बायोलॉजिकल हेरिटेज यानी नेचर से, या इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस से अफेक्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं नर्चर। तो इसमें हम ये डिबेट देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है क्या वो नेचर यानी हमारी बायोलॉजी का रिजल्ट है या फिर नर्चर यानी इन्वायरमेंट के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। नेचर माने हेरिडिटरी। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हमारे जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि एक पर्सन रिसीव करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब एग फॉर्म होता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल एन इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़, लिमिट्स एंड बिहेवियर पैटर्न। तो वो जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल की क्या एबिलिटीज़ रहेंगी, उसकी परफॉर्मेंस की क्या लिमिट्स रहेगी और क्या उसके बिहेवियर पैटर्न्स रहेंगे। तो ये कहती है हमारी नेचर हेरिडिटरी वाली डिबेट। अब नर्चर यानी इन्वायरमेंट क्या कहता है? ये कहता है
कि दैट अ चाइल्ड्स माइंड बिगिंस एज अ ब्लैंक स्लेट, कि जो चाइल्ड का माइंड होता है वो शुरू में एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसे टेबुला रासा बोला जाता है। और जो एनवायरनमेंट के अंदर उसे अपब्रिंगिंग मिलती है या एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिलती है, जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हम अपनाते हैं और जो कल्चर से बच्चे को रूबरू कराते हैं हम, वो फोर्स करता है कि किस तरीके से उसका जो बिहेवियर है वो फॉर्म होगा। तो नर्चर वाली डिबेट कहती है कि एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में आने वाली चीज़ें जैसे कि अपब्रिंगिंग, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, पेरेंटिंग स्टाइल, कल्चर, ये सारे फ्रेम करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को। और जो कि नेचर है यानी हेरिडिटी, वो बताता है कि जो जेनेटिक कोड्स हैं वो डिसाइड करते हैं एक पर्सन के बिहेवियर को। तो जो मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है और स्पेशल एजुकेशन है वो रिजेक्ट करते हैं सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन को, मतलब कि सिर्फ नेचर का रोल है या सिर्फ नर्चर का रोल है, इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया जाता है। इंस्टेड ये माना जाता है कि जो डेवलपमेंट है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फोर्सेज। डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटरी इनटू एनवायरमेंट, हेरिडिटरी प्लस एनवायरमेंट नहीं पर इंटरैक्शन, इसीलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं। डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटरी इनटू एनवायरमेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक 1.4 की, जो कि है हमारे पास डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, कौन कौन से वो एरियाज़ होते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डोमेन की। तो जो फिजिकल डोमेन है वो फोकस करती है हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ पे और हमारी जो मोटर स्किल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन पे। फिजिकल डोमेन में हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्रोस मोटर स्किल्स और एक आता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर हम हमारी बॉडी की जो लार्ज मसल्स हैं उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं फॉर क्रॉलिंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग आवर पोस्चर, रनिंग एंड क्लाइंबिंग। फाइन मोटर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्मॉल मसल्स हैं उनका एज अ ग्रुप हम फंक्शन कर पा रहे हैं या नहीं, स्पेशली हमारे हैंड्स एंड आवर फिंगर्स फॉर हाई प्रिसीजन एक्शंस जैसे कि पेंसिल ग्रैपिंग, यूजिंग सिजर्स, अपने टी शर्ट्स के बटन पुट अप करने के लिए या टाइपिंग करने के लिए हम कौन सी स्किल यूज़ करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। तो फिजिकल डोमेन में हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। आप कह सकते हो मोटर डोमेन के अंदर भी हम इनको स्टडी करते हैं, ग्रॉस मोटर को और फाइन मोटर को। फिर आता है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम बात करते हैं हमारे ब्रेन के आर्किटेक्चर की और इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग की, जिसके अंदर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी आती है, हमारा अटेंशन, फोकस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कितनी हम कर पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा है। थर्ड हम आते हैं लैंग्वेज डोमेन में, जो कि गवर्न करता है हमारा कम्युनिकेशन एक्विजिशन। हम लैंग्वेज पर कितनी पकड़ बना पा रहे हैं। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था, एक होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज में हम इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसिव में हम हमारे आइडियाज़ को एनकोड करते हैं और उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम फोनोलॉजी का यूज़ करते हैं, वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं, सिंटेक्स यानी रूल्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास सोशल डोमेन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने सोशल सिस्टम के साथ घुल मिल जाता है, जो पीयर रिलेशंस हैं उनको कैसे मेंटेन करता है, सोसाइटल जो रूल्स हैं उनको कैसे ओबे करता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी शेयरिंग में कैसे बिलीव करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है सोशल डोमेन में। फिर आते हैं इमोशनल डोमेन में, जो कि किससे आइडेंटिफाई होता है कि इससे कि हम कैसे हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरों के और अपने इमोशंस को लेबल कर पा रहे हैं कि हम अभी इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा इमोशनल डोमेन में। मोरल डोमेन में आता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन ऑफ इंटरनलाइज्ड वैल्यूज रिगार्डिंग एथिकल जस्टिस, राइट वर्सेस रॉन्ग बिहेवियर, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम फियर बेस्ड कंप्लायंस टू प्रिंसिपल एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो मॉरल क्या आ जाते हैं कि हमारे नैतिक मूल्य कैसे हैं, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, एथिकली क्या जस्ट रहेगा, किसी के साथ कौन सा बिहेवियर करना सही है, एज अ सिटीज़न हमारी क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये आ जाता है हमारा मॉरल डोमेन में। तो यहाँ पर हमने 6 डोमेन्स अपनी देख ली हैं। सबसे पहले हमने देखी फिजिकल डोमेन, देन कॉग्निटिव, देन लैंग्वेज, सोशल डोमेन, इमोशनल एंड मॉरल डोमेन। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस यूनिट के, जो कि है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, आइडेंटिफाइंग द डेविएशंस एंड गिफ्टिवनेस। तो इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, याद आ रहा होगा हमने पिछली वीडियोस में करा था। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मतलब है कि किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या
डेवलपमेंट में अचीव कर लेना चाहिए, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आइडेंटिफाइंग डेविएशंस, डेविएशंस क्या होते हैं, जब हम सही पाथ की बजाय गलत पाथ पर भटक जाते हैं। तो हम ये देखेंगे डेविएशन में हम कैसे अपने सही डेवलपमेंट से दूसरी डेवलपमेंट पर पहुंच गए। गिफ्टेडनेस, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी मिल जाना। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स एक वेरीफिएबल, जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, उस तरीके के फिजिकल, कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल्स होती हैं जिनकी skills that a vast statistical majority of children master within universally observed age brackets। मतलब कुछ एज ब्रैकेट्स हमें दी होती हैं कि ये एज ग्रुप से इस एज ग्रुप तक ये माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए, और हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं अगर हमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पता है। ये फंक्शन करते हैं एज अ स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क। स्क्रीनिंग का मतलब टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो जाता है, चेक करने के लिए कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। एग्जाम्पल, अचीविंग रेसिप्रोकल सोशल स्माइलिंग बाय 2 months, कि हमने एक बच्चे की तरफ स्माइल करा तो बदले में उसने भी स्माइल करा, ये बच्चा 2 months तक करने लग जाए, तो ये क्या है, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। इंडिपेंडेंट अनअसिस्टेड सिटिंग, खुद से बच्चा बैठ रहा है बिना सहारे के बाय 6 to 7 months, ये भी क्या है, एक माइलस्टोन है। सोलो वॉकिंग कर पा रहा है बाय 12 months। लिंकिंग टू वर्ड सिमेटिक फ्रेजेस बाय 24 months, जब बच्चा 2 साल का हो रहा है तब वो 2 वर्ड के जो फ्रेजेज हैं जिनका कुछ मीनिंग है उन्हें लिंक कर पा रहा है। फिर आता है आइडेंटिफाइंग डेविएशंस। डेविएशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डेविएशन तब देखी जाती है जब एक बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसके अंदर एक ड्रॉप नोटिस किया जाए कि कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, डेविएट कर रहा है उसकी एज ग्रुप वाली एक्सपेक्टेशंस से। तो डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? जब स्टूडेंट प्रोग्रेसेस through the accurate milestone sequence but does so at a significantly slowed chronological velocity relative to peer cohorts। डेवलपमेंटल डिले का मतलब वो डेवलपमेंट तो सही डायरेक्शन में कर रहा है, एक्यूरेट माइलस्टोन्स भी अचीव कर रहा है, पर जो टाइम पीरियड उसको लग रहा है अपने साथ के बच्चों से वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होता है? एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग न्यूरोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल में अटिपिकलिटीज़ हो जाती हैं। एग्जाम्पल, सेरिब्रल पाल्सी हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, परमानेंट रहते हैं, लाइफ लॉन्ग न्यूरोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। डेवलपमेंटल डिले और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं? सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल रेड फ्लैग्स। टोटल एब्सेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट या विजुअल ट्रैकिंग बाय 3 months। तो ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा 3 months तक ना आई कांटेक्ट कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट हम उसके आंखों के सामने इधर से उधर कर रहे हैं तो उसको नोटिस ही नहीं कर रहा। अगर बच्चा 3 months तक ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या, ये एक रेड फ्लैग है कि डेविएशन वाला बिहेवियर वो शो कर रहा है, प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो रही, बैबलिंग नहीं कर पा रहा, बलबलाना जिसे हम बोलते हैं, तो वो बच्चा नहीं कर पा रहा, पॉइंट किसी चीज़ को नहीं कर पा रहा कि उसे ये चीज़ चाहिए, या किसी चीज़ को वो देख रहा है। तो ये चीज़ें बच्चा अगर नहीं कर पाता 12 months तक, तो हम कह देते हैं कि उसकी डेवलपमेंट में डेविएशन हो रहा है, कुछ क्लिनिकल रेड फ्लैग्स हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हम इनकी करते हैं तो हम इन्हें इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन के लिए, सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज़ कर सकते हैं शुरुआती में दौर में जो मुश्किलें आती हैं उनसे डेवलप होने वाली जो सेकेंडरी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उनकी जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है उसे हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गिफ्टेडनेस। अब गिफ्टेडनेस क्या होता है? गिफ्टेडनेस रिप्रेजेंट करता है डेविएशन ऑन एन अपर एंड। गिफ्टेडनेस क्या है कि जब उसका डेवलपमेंटल जो बिहेवियर है वो डेविएट तो कर रहा है पर एक ऊपर लेवल पर, अपर एंड पर। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं ऐसी पोटेंशियल्स जो कि एक्सेप्शनली हायर परफॉर्मेंस दिखाती हैं अक्रॉस कॉग्निटिव डोमेन हो, क्रिएटिव डोमेन हो, या फिर कोई भी एकेडमिक स्पेसिफिक फील्ड हो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गिफ्टेडनेस की कि वो रैपिड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वेलोसिटीज़ होती है उनकी, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं, मेमोरी रिटेंशन भी बहुत अच्छा होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इनकी जो वोकैबलरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हाइपर फोकस रहता है इनका माइंड। एजुकेशनल सपोर्ट हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए? गिफ्टेड लर्नर्स को चाहिए होता है एक सिस्टमैटिक करिकुलम एनरिचमेंट, मतलब उन्हें नॉर्मल बच्चों को जो चीज़ें एक सिस्टम से पढ़ाई जाती है उससे कुछ ना कुछ एडवांस एनरिच्ड सपोर्ट चाहिए होता है।
टीयर डिफरेंशिएटेड टास्क चाहिए होते हैं उन्हें। हर एक कोई भी टास्क दिया जा रहा है तो उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अलग अलग टीयर में बांट दो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो टास्क दो। एक्सेलरेटेड पेसिंग मॉडल्स टू प्रिवेंट बोर्डम, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ भी प्लान होनी चाहिए ताकि वो अपना काम फिनिश करके उन एक्टिविटी मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट कर सकें। डिसएंगेजमेंट और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से उन्हें फेस करना ना पड़े। तो ये होती है हमारी गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन्हें क्या एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसमें एजुकेशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि सिस्टमैटिक करिकुलम एनरिचमेंट प्रोवाइड करनी है और टीयर डिफरेंशिएटेड टास्क देने हैं और साथ ही एक्सेलरेटेड पेसिंग मॉडल्स अवेलेबल कराने हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ जाना। जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसके सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स कवर करा। होपफुली आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मन करे तो एक कॉमेंट ड्रॉप कर देना। और अगर आने वाली वीडियोज़ जो हैं पेपर की वो आपको देखनी है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर दो। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, ऑन रीचिंग 100 सब्सक्राइबर्स मैंने प्लान किया है आई विल ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम्स जो कि आपको 1 मार्कर्स सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। लेट्स होप टू रीच दिस टारगेट। हमारा ये माइलस्टोन हम रीच कर सकें जल्दी से जल्दी। इसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई एम वर्किंग ऑन द कंटेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग लाइक दिस ओनली। आई नो आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप कमेंट करके बता भी रहे हो, एंड दिस इज़ मोटिवेटिंग मी टू क्रिएट much more content for you all. Thank you for watching this video once again. See you soon in the next video.